नमस्कार, स्वागत है आपका गोल्ड स्पॉट में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर कुछ प्रेशर बनता हुआ नजर आया है यूएस फेड की मीटिंग से पहले। आपको याद दिला दें कि आज से फ्राइडे के बीच में यहां पर 6 से 7 सेंट्रल बैंक मीटिंग्स हैं, फिर चाहे वो यूएस है, चाइना है, बैंक ऑफ जापान, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, इन सभी कंट्रीज की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स हैं और यहां पर उठापटक जारी रहेगी। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कल न्यूयॉर्क सेशन में ऑलमोस्ट $96 अ बैरल छूने के बाद ब्रेंट में एज ऑफ नाउ कुछ मुनाफा वसूली है। कैसे करें कारोबार, बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे गन्ने की बिक्री पर, जहां पर महाराष्ट्र से अब यहां पर रोक लगने की बातें की जा रही हैं। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ है HDFC सिक्योरिटीज के अनुज गुप्ता, कुंवर जी ग्रुप के रवि देओरा और साथ ही साथ सोने पर बात करने के लिए मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ। ब्रेक के बाद हमारे साथ आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी जुड़ेंगे यहाँ पर चीनी पर बात करने के लिए। शुरुआत लेकिन यहाँ पर सोने के साथ कर लेते हैं, जहाँ पर इतनी सारी सेंट्रल बैंक मीटिंग्स के पहले सोने में एक स्थिरता बनती हुई हमने देखी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिल्कुल ही सपाट कारोबार, $1930 पर आउंस के लेवल्स पे फिलहाल यहाँ पर ट्रेड्स। चिराग, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इतनी सारी सेंट्रल बैंक की मीटिंग से? ऑफ कोर्स यूएस फेड की अनाउंसमेंट आज है, यूएस फेड की मीटिंग नवंबर और दिसंबर में भी है, और जो भी इक्वली इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो सकती हैं, यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन? जी हाँ, बिल्कुल मनीषा। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि इस हफ्ते यूएस सेंट्रल बैंक क्या इंडिकेशन दे सकता है। हालांकि ये जरूर है कि कंसेंसस इंटरेस्ट रेट होल्ड करेंगे, उसके ऊपर है, बट मेन इंपॉर्टेंट ये है कि कमेंट्री किस तरह निकल के आती है। क्या सेंट्रल बैंक अभी भी अपना हॉकिश स्टांस बरकरार रखता है? देखिए, अगर हम फेड मॉनिटर रेट देखें तो उसमें ये जरूर निकल के आ रहा है कि 2024 के शायद मार्च अप्रैल तक ये जरूर अटकलें लगाई जा रही है कि सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को होल्ड करके रखेगी इन ऊंचे स्तरों के ऊपर, और सेकेंड हाफ में ही शायद इंटरेस्ट रेट कट्स आ सकते हैं। तो हम जो शायद एक साल से कहते आ रहे हैं कि फेड विल होल्ड फॉर लॉन्ग, वो अब होते हुए दिखाई दे रहा है। अब वो एक्सपेक्टेशंस में भी आते जा रहा है, प्राइस एक्सपेक्टेशंस में आते जा रहे हैं कि शायद फेड अपना इंटरेस्ट रेट इसी ऊंचे दरों पे अगले 6 महीने के एटलीस्ट बरकरार रख सकता है। क्लियरली आज रेट हाइक नहीं होगी, लेकिन गाइडलाइंस कैसी हैं, किस तरह की लैंग्वेज यहाँ पर यूएस फेड यूज करता है, वो इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एज ऑफ नाउ कहा जा रहा है कि नो इंटरेस्ट रेट हाइक, लेकिन हॉकिश स्टेटमेंट्स यहाँ पर जारी रह सकती हैं। जिस तरह का डेटा देखने को मिला है, चिराग, क्या एक्सपेक्टेशन है? और आपको लगता है कि सोने के लिहाज से सिर्फ यूएस फेड मीटिंग ही देखनी चाहिए, बाकी सेंट्रल बैंक्स को एज ऑफ नाउ थोड़ा नजरअंदाज किया जा सकता है? अब देखिए, मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी सेंट्रल बैंक्स को नजरअंदाज किया जा सकता है, बट ऑब्वियसली फेड का जो वेट होता है वो बहुत ही ज्यादा हाई होता है, क्योंकि यूएस दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, डॉलर दुनिया का सबसे बड़ा व्हीकल करेंसी है, तो ऑब्वियसली फेड पे ज्यादा तवज्जो दी जाती है। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो काफी जगह पे हम कहते आ रहे हैं, वो ये है कि जैसे आपने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि ऑयल के दाम काफी हद तक अब बढ़ते जा रहे हैं, और ये काफी सारे कंट्रीज में इसका इन्फ्लेशन पे जरूर ही इम्पैक्ट होते जा रहा है। आज अगर हम देखें तो कुछ विकसित देशों में हम देखें तो फिर से इन्फ्लेशन का थोड़े बहुत वरीज बढ़े हुए हैं, और इससे मुझे लगता है कि ये शायद सेंट्रल बैंक का जो आगे का जो रुझान है उसको एक्चुअली इम्पैक्ट करेगा। चिराग, जिस तरह की बातें हैं कि इंटरेस्ट रेट हाइक यहाँ पर फर्स्ट हाफ में बरकरार रहेगी, एज एन लॉन्गर फॉर हायर फॉर लॉन्गर का जो स्टेटमेंट है, आप कहेंगे सोना उसको फैक्टर इन कर चुका है? क्योंकि जो भी अब तक खबर है, अगर सोना 1930 को होल्ड यहाँ पर कर रहा है, अगर हम 1900 ब्रेक करता हुआ नहीं देख रहे हैं, आप कहेंगे ये सारा सेंटिमेंट एज ऑफ नाउ फैक्टर्ड इन है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर सोना यहाँ से नीचे में भी $1900 नहीं क्रॉस करता है और ऊपर में भी एक रेंज बाउंड $2000 के आसपास की रेंज बाउंड मूवमेंट में अगर चलते रहता है अगले 1 या 2 महीने में, तो मैं कहूंगा कि जरूर सारी चीजें यहाँ पे फैक्टर्ड है और एक नए ट्रिगर के लिए वेट कर रहा है, शायद नीचे में या ऊपर में। हालांकि हमारा झुकाव अभी भी नीचे की तरफ है। हमारा मानना है 1850 और $1800 के आसपास सोने में आइडियल ट्रेडिंग रेंज है। ऑल्सो चिराग, यहाँ पर ऑन ग्राउंड सिचुएशन ऑफ इंडियन मार्केट्स में क्या है? क्योंकि ज़्यादातर ज्वेलर्स जिनसे हम बात करते हैं उनका ये कहना है कि एक स्टेडी बाइंग यहाँ पर अब बाजार में अभी तक नहीं आई है। कोई हफ्ता अच्छा है, कोई हफ्ते में खरीदारी नहीं है, तो डायरेक्शन ये लोग यहाँ पर कैच नहीं कर पा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने कहा कि अगस्त में डिमांड बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि हमने देखा कि $1900 के नीचे मार्केट थोड़ा बहुत ट्रेड हुआ था, तो जरूर वहां पे बाइंग आई थी।
फिर से सितंबर में हमने उछाल देखा, तो सितंबर में थोड़ी बहुत बाइंग में स्लो डाउन जरूर आई है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि एक बहुत ही ज्यादा ट्रेंड नहीं निकल के आ रहा है, बट जितना हमें पता चल रहा है कि अगस्त में डिमांड शायद इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि हम शायद ईयर ऑन ईयर बेसिस एक पॉजिटिव नंबर के डिमांड आ सकता है फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस ईयर। बट अभी भी एक जो हम कहते हैं सेक्युलर बाइंग अभी भी इंडियन मार्केट में रिटर्न नहीं हुई है। काफी सारे इंडियन मार्केट्स, इंडियन ज्वेलर्स एज ऑफ नाउ हांगकांग ट्रेड शो में भी हैं। एक्सपेक्टेशन है कि वहां से भी बेहतर नंबर शायद देखने को मिल पाएंगे। मोस्ट ऑफ द फेस्टिवल से पहले ये लास्ट शायद बड़ा शो है, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ? देखिए, ऑलरेडी स्पेशली ईस्ट एशिया में डिमांड की रिकवरी मनीषा जरूर देखने को मिली। हमने देखा है कि चाइना में भी मार्केट्स ज्यादातर प्रीमियम में चल रहे हैं बिकॉज डिमांड पिकअप हुई है। हमने देखा है कि इंडोनेशिया, थाईलैंड, इन सारे मार्केट्स में भी डिमांड जरूर पिकअप हुई है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से हांगकांग, जैसे आपने कहा, जो सबसे बड़ा ट्रेड शो है, वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है ग्लोबल ज्वेलरी ट्रेड के लिए। एब्सोल्युटली, वहाँ पर नजरें हैं, लेकिन यूएस फेड से पहले यहाँ पर खरीदारी है। और जैसे कि कहा जा रहा है कि अगर 1900 के आसपास भी यहाँ पर स्टेबलाइज होता है तो हम डिमांड यहाँ पर लौटता हुआ देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया चिराग, साथ जुड़ने के लिए और वो राय भी देने के लिए। अनुज, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को यहाँ से, और आप क्या करने की राय देंगे? मनीषा जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड अगर आप देखेंगे 2 हफ्तों से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। हालांकि $1900 से रिकवर हुआ है, बट आगे जो सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है वो काफी फोकस में रहेंगी। हालांकि एक फैक्टर है क्रूड का, जो कि हम देख रहे हैं कंटिन्यूस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और ऑलमोस्ट 10 महीने के उच्चतम स्तर पर $96 को टेस्ट करता हुआ दिखाई दिया। तो उससे काफी हद तक हमने देखा है कि गोल्ड को एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई दिया है। तो जो हम पहले इक्वेशंस देख रहे थे कि क्रूड बढ़ता है तो गोल्ड जनरली बढ़ता है, तो वैसे ही हमने देखा कि गोल्ड का प्राइस जो है वो $1900 से बढ़कर $1930-1935 तक आता हुआ दिखाई दिया। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो अब एमसीएक्स में भी 59,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और दूसरी एक तरफ ये कि जो गोल्ड ईटीएफ की डिमांड है इंडियन मार्केट्स में, वो थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे पकड़ा है। बट आगे का जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग के साथ है। लगातार 3 सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग है, तो मुझे लगता है कि उसको काफी नजर में मार्केट रहेगा। बट फिलहाल जिस तरह का ट्रेंड बना है अभी, हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यहाँ देखी जा सकती है, क्योंकि क्रूड का प्राइस हायर है, रुपी यहाँ पर काफी डेप्रिशिएट हुआ है, तो उसका असर डोमेस्टिक मार्केट पे रहेगा। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से गोल्ड के प्राइस डोमेस्टिक मार्केट में ऊपर की तरफ आते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे मैं खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा। करीबन 59,150 में 58,980 का स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट 59,325 तक हो सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1935-1940 के लेवल देखे जा सकते हैं। थोड़ा मार्केट एक टाइट रेंज में रहेगा। सेंट्रल बैंक्स की मीटिंग एक अच्छा स्पर्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड के प्राइस में। ऑलराइट, तो बिकवाली की राय नहीं है, खरीदारी करके आपको यहाँ पर काम करना चाहिए। रवि, आप चांदी को कैसे देखते हैं? क्योंकि चांदी में भी निचले स्तरों के बाद अब कुछ खरीदारी यहाँ पर लौटती हुई नजर आई है। $23 के आसपास के स्तर, क्या करने की राय है? पर वहां पे एक रेजिस्टेंस खास बना हुआ है, पर्टिकुलर बेस मेटल में भी, जो चाइना से आज मॉर्निंग में भी रेट कट की थोड़ी उम्मीद थी, तो ऐसा कुछ रेट कट किया नहीं, उन्होंने अपना स्टेटस को मेंटेन रखा है। तो बेस मेटल का भी थोड़ा प्रेशर है। गोल्ड टैपेड है। एंड अभी जो रिसेंट इन्फ्लेशन रीडिंग आया यूके के, इन्फ्लेशन नीचे आया है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे जीबीपी को इसका फायदा मिलेगा। मीन्स उसमें नीचे करेक्शन आएगा और इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डॉलर इंडेक्स पे शायद आता हुआ दिखे। तो अगर जीबीपी यहाँ से और मीन्स के वीक होता है ये डेटा के बाद, क्योंकि ऐसा कल ही पॉलिसी है, तो आज जीबीपी में मोमेंटम है, तो मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बार आपको सेल करना है। सिल्वर में 72,400 पे सिल्वर के करंट कॉन्ट्रैक्ट में सेल करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 70,800 का, और डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 71,800 तक के लेवल आपको इवनिंग तक दिखने चाहिए। आज पॉलिसी है मार्केट के बाद, तो जो भी मुनाफा मिले आज इंट्राडे में बुक करके चले। ऑलराइट, वो एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लाइन है कि जो भी आप मुनाफा हो घर लेके जाएं, क्योंकि शाम को बाजार काफी यहाँ पर वॉलेटाइल रह सकते हैं। माफ कीजिए। कच्चे तेल पर एक नजर डालेंगे, जहां पर कल हमने अनुज ऑलमोस्ट 96 ब्रेंट पर आता हुआ देखा। उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली जरूर है, लेकिन जिस तरह की स्टेटमेंट्स हैं और मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग्स इस पूरे हफ्ते में यहाँ पर लाइंड अप हैं, कैसे देखते हैं आप बाजार? और कल की मुनाफा वसूली के बाद आज कुछ और गिरावट देखने को मिली है, तो 1% की मंदी उसके बाद भी। मंशा जी, देखिए, जैसे हम टारगेट कर रहे थे कि $93-95 के लेवल दिखेंगे, तो 96 इनफैक्ट यहाँ पे हिट होता हुआ दिखाई दिया। तो मोमेंटम जो था
वो कंटिन्यूअस पॉजिटिव था। और अगर आप अभी भी देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेंड में कोई बदलाव आया, डेफिनेटली एक ओवरबॉट की वजह से हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखी है। मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है, एक इंट्राडे पर्सपेक्टिव से कुछ बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर मेरी सलाह है कि जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो एक बार यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि 96 के आसपास मार्केट ने यहाँ पर टेस्ट किया है, वहां से थोड़ा करेक्ट हुआ है, करीबन 93 के आसपास के भाव चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए और कहीं ना कहीं सेल ऑन राइज का मार्केट यहाँ पे कर सकते हैं। तो बिकवाली करनी चाहिए अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में करीबन 7580 के आसपास में, 7670 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट यहाँ पे करीबन 7400 तक देखा जा सकता है। तो मेरा मानना है कि अगर लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है तो आपको पॉजिटिव रहेगा, मगर फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि ओवरबॉट जोन में एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर है, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आ सकती है क्रूड के अंदर। वेल एब्सोल्युटली, अगर जैसे वो आप चार्ट देख सकते हैं, एक महीने में करीबन 10% और 3 महीने में 30% का इजाफा हमने यहाँ पर कच्चे तेल में आता हुआ देखा है। 95-96 के आसपास यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली है। आपको याद दिला दें कल यूबीएस की भी एक रिपोर्ट थी जिसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि 95 के ऊपर उनके क्लाइंट्स यहाँ पर मुनाफा बुक करना शुरू करें, और वो हमने काफ़ी हद तक यहाँ पर होता हुआ देखा भी। लेकिन जैसे अनुज भी कह रहे हैं कि लॉन्गर टर्म अभी भी पॉजिटिव है, 90 और 100 के बीच में यहाँ पर 2023 के लिए कारोबार रह सकता है। बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली आज फिर देखने को मिली है। इन्वेंट्रीज में बढ़त है, चीन की तरफ से यहाँ पर जो भी स्टिमुलस आए हैं, बहुत बड़ा इंपैक्ट हमने बाजार में आता हुआ नहीं देखा। और अनुज, क्लियरली इवन एज ये सीजनली स्ट्रॉन्ग पीरियड होता है सितंबर अक्टूबर का, उसके बावजूद भी सितंबर एंड तक भी हम देख सकते हैं कि चीन का बहुत स्ट्रॉन्ग ऑन ग्राउंड डिमांड पिकअप आता हुआ नहीं देखा। देखिए मनीषा जी, पूरा साल हो गया है, जनवरी से लेकर अगर हम अभी तक बात करें तो एक्सपेक्टेशन में कि कोई स्टिमुलस पैकेज आएगा तो अभी तक नहीं आया है। बट हाँ, कुछ मेजर्स जरूर देखने को मिले जो कि हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए वो कुछ एक्टिव हुआ है। और उसके हमने देखा है कि जो बेस मेटल है उनमें गिरावट तो नहीं देखने को मिली है, हालांकि थोड़े स्टेबल जरूर हुए हैं, कोई ज्यादा बड़ा मूव भी देखने को नहीं मिला। तो पूरे साल अगर आप देखेंगे, चाहे जिंक हो, चाहे एल्युमिनियम हो, चाहे कॉपर हो, सभी एक स्टेबल मूव में होते हुए दिखाई दिए हैं। तो मुझे लगता है कि अभी भी स्टेबिलिटी रहेगी, प्राइस ज्यादा तेजी या मंदी की तरफ नहीं ट्रेड करेंगे। हाँ, अगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है तो मुझे लगता है कि क्योंकि जिस तरीके से हमने 2 दिनों में थोड़ी करेक्शन आते हुए देखी है, तो वो करेक्शन जो है यहाँ पर अभी और आ सकती है। तो कॉपर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड देखने को मिल सकता है करीबन 729 के आसपास, 733 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 721 तक देखा जा सकता है। वहीं अगर आप एल्युमिनियम की बात करेंगे जो कि 200 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहा है और अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहा है, तो एल्युमिनियम में भी हमने देखा है कि जब भी प्राइस 199 200 के आसपास आते हैं तो वहां से हम एक रिकवरी देखते हैं। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में जो ट्रेंड है अभी थोड़ा सा मिक्स्ड है, जहां पर आपको कॉपर में बिकवाली देखी जा रही है, वहीं आपको एल्युमिनियम के अंदर एक बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल में फिलहाल कोई ज्यादा तेजी या बड़ी मंदी यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि मार्केट अभी रेंज में रहेगा। चाइना अभी भी फोकस में है और इस बार इस हफ्ते जो डेटा आने वाले, जैसे बिल्डिंग परमिट्स का डेटा है, होम सेल्स का डेटा है, वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, जो बेस मेटल को आगे का ट्रेंड प्रोवाइड करेगा। राइट, तो एज ऑफ नाउ मुनाफा वसूली के साथ कारोबार आगे भी रह सकता है, लेकिन काफी सारे डेटा हैं, काफी सारे इवेंट्स हैं जो बाजार एज ऑफ नाउ फॉलो करना चाहेगा। अनुज, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तमाम नॉन एग्रो पे बात भी करने के लिए एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात करेंगे चीनी की और बाकी एग्री कमोडिटीज पर भी लेंगे स्ट्रैटेजी। बारिश और कम उत्पादन आकलन को मद्देनजर रखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य से बाहर गन्ने की बिक्री पर रोक लगाई है। क्या है इसका असर और क्या नंबर्स फाइनली देखने को मिल सकते हैं? आइस्टा के चेयरमैन प्रफुल्ल विठलानी इसी पर चर्चा करने के लिए जुड़े हैं। प्रफुल्ल जी नमस्कार। क्लियरली महाराष्ट्र कर्नाटका में फसल की कमजोरी है, हम जानते हैं, लेकिन इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? ऐसा है कि हमारे पास 2022-23 में टोटल शुगर एबिलिटी 44.5 मिलियन टन थी। 2023-24 में 11% गिर के वो 39.5 मिलियन मेट्रिक टन हुई, और अभी जो एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं वो 10% और गिर के 35.5 से 36 बिलियन टन की उपलब्धि रहेगी। ये सबके अनुमान आ रहे हैं। ये शुगर साइकिल प्रोडक्शन डाउनवर्ड इंडिया में 7 इयर्स के बाद आई है, और एक बार गिरावट आती है तो 2 कंटिन्यूअस साल रहती है, उसके बाद शायद रिकवरी होवे नहीं होवे वो देखने का टाइम है। तो जैसे कि मैंने कहा कि जब हमारे पास 44.5 मिलियन टन की उपलब्धि 22-23 में थी, वो गिर के 35.5 होने जा रही है, 9 मिलियन टन लेस। और ऊपर से यहाँ बारिश की और केन क्वालिटी की थोड़ी पुअर होने से और बारिश भी पुअर होने से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये देखा है कि जब हमारे खुद के पास कैपेसिटी पूरी करने के लिए गन्ना जो है वो कम रहने वाला है, तो हमारी बॉर्डर पे जो कर्नाटक स्टेट है
ये पर्टिकुलरली सोलापुर लाइन, कोल्हापुर लाइन, यहाँ से जो गन्ना चला जाता है कर्नाटक में, तो वो नहीं जाए और महाराष्ट्र के फार्मर्स को और इंडस्ट्री को कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अच्छा मिले, इसके लिए ये किया गया है। जहां तक आपका दूसरा सवाल है, तो यूनानिमस आज सबका सोच यही है कि प्रोडक्शन 31 मिलियन मेट्रिक टन का ये 2023-24 में होगा, पर ये फिगर्स जो रहते हैं वो 10 से 15% एरर आइदर साइड हो सकती है, जिसका कंफर्म अनुमान हम जनवरी में लगा सकते हैं। जिस तरह की आज अपना अवेलेबिलिटी है और सरकार की तरफ से वेरियस स्टेप्स भी देखने को हमें मिले हैं, द लेटेस्ट वन ये वाला, कैसे देखते हैं आप फिर प्राइस मूव यहाँ से और अवेलेबिलिटी आगे जाते हुए फेस्टिवल सीजन के लिए? आपका मैंने इंटरव्यू पहले मिनट से देखा, पहले 10 मिनट में नॉन एग्री में सब बोल रहे थे कि प्रॉफिट बुक करो, प्रॉफिट बुक। हमारे चीनी वालों को प्रॉफिट बुक करने को दिल नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि ज्यादा ग्रीडी ना होके अभी प्रॉफिट बुक करो और गवर्नमेंट को भी सपोर्ट करो। गवर्नमेंट जो है जब ये 2-3 सर्कुलर निकालती है तो गवर्नमेंट ने काफी हेल्प की है सबको, चाहे इंटरनेशनल ट्रेड हो, इंडस्ट्री हो। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई कारण नहीं है कि क्यों इतना रीजन से इतने रेट बढ़ने चाहिए। एक साइकोलॉजी जो है ना, इंटरनेशनल मार्केट बढ़ती जा रही है, 12 साल पुराने रेट हो गए हैं, यानी इतने ऊपर 740-50 ये सब, और 28 सेंट और ये सब, तो ये एक साइकोलॉजी वहां से कर रही है। और दूसरा ये है कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक्स जो है 5 से 5.5 मिलियन टन है, और जैसे कि मैंने आगे बताया कि एक एडिशनल मंथ होने की वजह से कभी हैंड टू माउथ ना हो, ऐसा लोगों को सोच रहती है, तो पकड़ते हैं। तो अभी गवर्नमेंट भी उनका काम नहीं दिखाए तो अच्छा है, और हम लोग खुद ही अपने लिमिट में रहे अपने आप से कीजिए। जिस तरह से पिछले हफ्ते हमने फूड सेक्रेटरी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना कि 8.5 मिलियन टन की चीनी है, 3.5 महीने के लिए पर्याप्त है, क्रशिंग होने तक यहाँ पर इनफ अवेलेबिलिटी है। चीनी में जो आउटपुट है, वो जो नंबर्स फिलहाल बाजार में आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान ना दें, कैसे देखते हैं आप उन स्टेटमेंट्स को और नंबर्स को? बहुत क्लियर है, और वो समझाने चाहते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का इंटरेस्ट है कि इथेनॉल की जो 20% है उसको ये करना है। उन्होंने एक स्टेटमेंट जो बोला था कि हमारे पास केन जो है वो करीबन 370 लाख टन की है, तो इसको चीनी बनाना या इथेनॉल बनाना ये भी हमारे मर्जी की बात है। तो कभी भी हम समझो इथेनॉल के रेट नहीं बढ़ाते हैं या इथेनॉल को डिस्करेज करते थोड़ा भी, यानी 1 या 2 मिलियन टन के लिए, तो शक्कर ज्यादा हो जाएगी। तो आप बहुत ज्यादा तेजी के मूड में मत रहिए और हमको सपोर्ट कीजिए। ये एक बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार, 4 बार बोलेंगे, फिर कभी वो डंडा घुमा देंगे तो मुश्किल हो जाएगी सबके लिए। जी हाँ, हमने वार्निंग्स यहाँ से आते हुए देखी हैं, स्टॉक अपडेट्स भी यहाँ पर सरकार को मांगते हुए देखा है। तो चीनी में भी काफी हद तक जो बाकी कमोडिटीज में, एसेंशियल कमोडिटीज में स्टेप्स हैं, वो यहाँ पर भी आते हुए नजर आए हैं। प्रफुल्ल विटलानी जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज आपका साथ जुड़ने के लिए विद दैट इन्फॉर्मेशन। रवि, कैसे देखते हैं आप एग्री कमोडिटीज को? एसेंशियल कमोडिटीज पर तो सरकार की नजर है ही, लेकिन हमने देखा है कि बाकी एग्री कमोडिटीज में भी यहाँ पर वॉल्टिलिटी काफी ज्यादा है। जरूर से वॉल्टिलिटी काफी है। शुगर में भी मींस इथेनॉल प्ले काफी अच्छी तरह प्ले आउट हो रहा है, और शायद ब्राजील एंड इंडिया की इसके रिगार्डिंग एक टॉक भी चल रहा है। अगर उसमें सक्सेसफुल रहे तो इंटरनेशनल मार्केट से हमारे पास पर्याप्त स्टॉक भी होगा कि हम इंपोर्ट भी कर पाए। तो आई थिंक जैसे आगे बात हो रही थी, विटलान जी बात कर रहे थे, हायर लेवल पे रेजिस्टेंस रहेगा, या वो गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से ही रहेगा। बट यस, नॉन एसेंशियल कमोडिटीज में लगातार जो बढ़त बनी हुई है। मुझे लग रहा है कि कॉटन कॉम्प्लेक्स है, वहां पे जो अभी बारिश सौराष्ट्र में 2 से 3 दिन का अनुमान है, इससे थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम करेगी। मार्केट का ऐसा पहले मानना था कि शायद इसका फायदा होगा, बट ये लेवल पे और ये जब जो क्रॉप की कंडीशन है, मुझे लग रहा है कि ये डायरेक्टली सपोर्ट प्राइसेस को कर सकते हैं। कपास का लिए लगातार हमने 100 रुपीज नीचे से बाय दिया था, अभी भी मुझे लग रहा है कि बाइंग जोन जारी रहेगा। कोकोर में बाय करें 2650 के करीब, 2600 का स्टॉप लॉस। दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी, शॉर्ट टर्म में 2800 तक के लेवल आने चाहिए। और सेकंड रिकमेंडेशन मेरी रहेगी धनिया पे। धनिया ने 7000 लेवल का लेवल काफी अच्छी तरह प्रोटेक्ट एंड होल्ड किया है। मुझे लग रहा है 7060 के करीब धनिया में बाय करें। कोरिएंडर का जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट है, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 6950 का। और मुझे लग रहा है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में 7250 तक के लेवल देखने चाहे तो कोरिएंडर एंड कोकूर ये दोनों में बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी। आज एक्सपायरी है तो इस हिसाब से थोड़ी वोलेटिलिटी होगी, तो 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का नजरिया रख के वहां पे बाय करना चाहिए।
ऑल राइट, तो खरीदारी की राय यहाँ पर इन दो कमोडिटीज पर आती हुई। रवि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे इक्विटी बाजार का पूरा एक्शन।